दिवस आला होता. इथून हजारो भगतसिंग त्यांचं भाषण ऐकल्यानंतर निघतील एवढी अपेक्षा ठेवतो. नमस्कार. मंच पर बैठे हुए श्री प्रकाश भाई, श्री रवि भाई और यहां अकोला के सभी सम्मानित सज्जनों, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं मराठी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा. आपसे इसके लिए माफी चाहता हूं. मैं आज यहां आ सका अकोला में, इसके लिए मैं नागरिक मंच और श्री प्रकाश भाई का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत थोड़े समय के नोटिस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया. शायद 1.5 दिन पहले या 2 दिन पहले यहां का कार्यक्रम तय हुआ और आप लोगों के बीच में आया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं. आपके बीच आया हूं एक ऐसे समय में जब चुनाव होने वाले हैं और मैं मेरे व्याख्यान के पहले ही ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है. और आपको शायद आश्चर्य होगा ये जानकर कि मैंने आज तक मेरा वोट नहीं दिया किसी पार्टी को. तो मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी राजनीतिक दल की ये सभा नहीं है. ये सभा आपके बीच में आया हूं और जो आयोजित हुई है, ये राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, देश की हालत के बारे में कुछ बात करने की है. देश की हालत की कुछ व्याख्या आपके सामने करने की कोशिश करूंगा. 3 तरह की बात मेरे व्याख्यान में शामिल होगी. एक तो हमारे देश की आर्थिक हालत क्या है, उसके बारे में आपसे कुछ कहूंगा. दूसरी, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही है, बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आचार संहिता लागू है, ये बात कहूंगा. और तीसरी, हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थिति कैसी हो गई है, उसके बारे में कुछ बात आपसे कहने की कोशिश करूंगा. अभी पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में एक चर्चा चल रही है, शायद आप सब उससे परिचित होंगे अखबारों के माध्यम से या समाचारों के माध्यम से. वो चर्चा है हमारे देश की आजादी के 50 साल की. भारत की आजादी के 50 साल पूरे हो गए हैं और भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने की बात पूरे देश में कही जा रही है. तो देश की आजादी की स्वर्ण जयंती है और स्वर्ण जयंती के बारे में चर्चा भी है. तो एक तरफ तो आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, एक तरफ तो देश की आजादी के 50 साल का कार्यक्रम मना रहे हैं, दूसरे तरफ देश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हमारी गुलामी के बारे में याद दिला रही हैं. एक तरफ देश की गुलामी के बारे में याद दिलाने वाली घटनाएं हैं और दूसरे तरफ देश की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने की बातें चल रही हैं. मैं एक उदाहरण से मेरा व्याख्यान शुरू करना चाहता हूं. आज से लगभग 3 महीने पहले हमारे देश में अक्टूबर 97 में 12 तारीख को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ आई थी. और आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन की रानी जो एलिजाबेथ हमारे देश में आई, उसके बारे में हिंदुस्तान के हर अखबार ने मुख्य पृष्ठ की खबर बनाई. भारत सरकार की तरफ से भी काफी प्रचार किया गया और लगभग 1 सप्ताह तक हिंदुस्तान सरकार के दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सिर्फ रानी एलिजाबेथ की खबर ही महत्वपूर्ण खबर मानी जाती थी. तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ भारत में आई, सच्चाई यह है कि उसको भारत सरकार ने बुलाया था, निमंत्रण दिया था. तो एक तरफ तो हमारे देश की सरकार आजादी के 50 साल का जश्न मना रही है और दूसरे तरफ रानी एलिजाबेथ को भारत आने का निमंत्रण भी दिया गया. रानी एलिजाबेथ अंग्रेजों की रानी हैं और इन अंग्रेजों ने हमारे देश को 250 वर्षों तक बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया. हमारे देश में आए थे अंग्रेज व्यापार करने के बहाने, लेकिन देश को गुलाम बनाया था. और ना सिर्फ देश को गुलाम बनाया बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को सत्यानाश कर दिया था अंग्रेजों ने. ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत जैसे सोने की चिड़िया कहने वाले देश को भिखारी देश बना दिया. इन अंग्रेजों ने कैसे अत्याचार किए
इसके बारे में आप सब अखबारों में पढ़ते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। 250 साल की जो गुलामी रही इस देश में, उसके लिए जो अंग्रेज जिम्मेदार थे, उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान में फिर से निमंत्रण दिया गया आजादी के 50 साल में, और अंग्रेजों की रानी को हिंदुस्तान बुलाया गया आजादी के 50 साल में। और वो हमको ये याद दिलाने के लिए आई थी कि 50 साल पहले हमने तुमको गुलाम बनाया था। दुर्भाग्य क्या हुआ, रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आई, तो इसमें विशेष बात क्या है, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रानी एलिजाबेथ का आना हमारे देश में एक विशेष दुर्घटना को बताता है। हमारे देश में बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, बहुत सारे देशों के राजदूत आते हैं, लेकिन उनके आने जाने से कभी कोई दुर्घटना नहीं हुआ करती। ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान में आई तो उससे जो दुर्घटना हुई वो क्या हुई, हमारे देश के अखबारों में रानी के आने के 15 दिन पहले एक वक्तव्य छपा। माने सितंबर के अंतिम सप्ताह में, शायद 25 से 27-28 सितंबर के बीच का कोई दिन था, तो एक वक्तव्य छपा हमारे देश के प्रधानमंत्री का। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को भारत में आने की जरूरत नहीं है, यह बात हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपी, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के अखबारों में छपी बल्कि दुनिया के कई देशों के अखबारों में यह बात छपी। जब यह बात लंदन के अखबारों में भी छपी तो लंदन के वहां के कई सांसद हैं, वहां की जो पार्लियामेंट है, लंदन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, वहां के बहुत सारे सांसदों ने एक स्टेटमेंट किया। स्टेटमेंट यह किया कि भारत के प्रधानमंत्री की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए मना करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनके कई मंत्री और उनके कई बड़े बड़े नेताओं ने इस बात पर हंगामा किया, और यह हंगामा जो लंदन में हुआ वो बाद में हिंदुस्तान तक पहुंचा। और हमारे देश में क्या हुआ, लंदन से बहुत सारे फैक्स के मैसेजेस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचे, और हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव डालने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक प्रेस वक्तव्य भी जारी कर दिया। वो प्रेस वक्तव्य भी हिंदुस्तान में छपा, दुनिया के तमाम देशों के अखबारों में छपा। तो 24 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 24 घंटे के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने एक दूसरा वक्तव्य दिया कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में आने के लिए भारत सरकार स्वागत करेगी, और ना सिर्फ स्वागत करेगी बल्कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिटेन की महारानी चाहे तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जा सकती। 24 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको भारत में आने की जरूरत नहीं है, और 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य बदला और कह दिया कि ना सिर्फ वो भारत में आ सकती है बल्कि भारत के किसी भी गांव में जा सकती। और उसके साथ साथ एक बात और उन्होंने कही कि ब्रिटेन की महारानी को भारत में आने के लिए कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। माने बिना वीजा के ब्रिटेन की महारानी भारत में आ सकती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की गुलामी की हालत का आप अंदाजा लगाइए कि 24 घंटे पहले एक बात कह रहे हैं और 24 घंटे के अंदर आपको वक्तव्य बदलना पड़ा और उनके स्वागत की तैयारी भी करनी पड़ी। ब्रिटेन की महारानी आई, 12 अक्टूबर को दिल्ली में उतरी, तो पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी ने ब्रिटेन की महारानी का वीजा पूछने की हिम्मत नहीं की। कानून जानते हैं क्या है? कानून यह है कि आप दुनिया के किसी भी देश में बिना वीजा के जा नहीं सकते, और अगर आप कभी गलती से अमेरिका जाएं और आपके पास वीजा ना हो तो दो ही बातें होंगी आपके साथ, या तो अमेरिका की जेल में पकड़कर आपको बंद कर दिया जाएगा या किसी हवाई जहाज से वापस आपको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से
दुनिया के किसी भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आता है तो उसको वीजा लेना पड़ता है। औपचारिकतावश सरकार वीजा इशू करती है और बिना वीजा के किसी भी देश में जाने की परमिशन नहीं होती है। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जाते हैं तो उनको भी वीजा लेना ही पड़ता है। तो दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्रपति हमारे देश में आए या प्रधानमंत्री हमारे देश में आए तो उसको वीजा लेने की जरूरत है। ठीक इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाए तो उनको भी वीजा लेने की जरूरत है। लेकिन ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ये बात जब सरकार ने कही तो हमारे जैसे लोगों के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि ऐसी कौन सी विशेषता है ब्रिटेन की रानी में जिसके लिए उसको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। और हमारे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ और इस प्रश्न का जवाब तलाशना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कई लोगों से बातें करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ एक दूसरी दुर्घटना और हुई कि जब ब्रिटेन की रानी दिल्ली आई तो उसको 21 तोपों की सलामी दी गई। ये सलामी हमारे सिर्फ राष्ट्रपति ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है 21 तोपों की सलामी लेने का। बाकी बाहर के किसी भी व्यक्ति को 21 तोपों की सलामी नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति हमारे यहां सर्वोच्च माना जाता है, जो भी संविधान की व्यवस्था है। तो ब्रिटेन की महारानी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। बिना वीजा के वो हिंदुस्तान आई। पासपोर्ट होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है जब उनको वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है। तो जिस तरह का उनका स्वागत किया गया, वो स्वागत देखने के बाद हमारे जैसे लोगों के मन में प्रश्न पैदा हुआ। प्रश्न क्या पैदा हुआ कि ऐसी दुर्घटना हिंदुस्तान में हुई थी सन 1911 में। 1911 में क्या हुआ था, ब्रिटेन का राजा आया था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। अंग्रेजी में उसको कहते थे जॉर्ज फिफ्थ। वो हिंदुस्तान आया था 1911 में। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत में आया था तो बिना वीजा के आया था और उसको उस जमाने में 21 तोपों की सलामी दी गई थी। क्यों हुआ था ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ था कि जॉर्ज पंचम भारत का भी राजा था। क्यों? क्योंकि 1911 में हम ब्रिटेन के गुलाम थे और 1911 में यहां पर ब्रिटेन का शासन चलता था, ब्रिटेन का राज्य चलता था। तो चूंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, इंग्लैंड का राजा हमारा राजा होता था। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम इस देश में आया तो बिना वीजा के आया था और 21 तोपों की उसको सलामी दी गई थी। यह बात इतिहास में हमको मालूम है। तो यह दुर्घटना 1911 में हुई थी और इसके साथ साथ एक दुर्घटना और हुई थी कि 1911 के साल में जब जॉर्ज पंचम आया था तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने जॉर्ज पंचम का विरोध किया था। और जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा का विरोध करने वाले नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक और उनके साथ जो नौजवानों का संगठन था, उन्होंने भयंकर विरोध किया था और जॉर्ज पंचम को काले झंडे दिखाए गए थे हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर। तो नतीजा क्या निकला था कि हमारे देश में अंग्रेजों की पुलिस ने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को जबरदस्त लाठी चार्ज किया था। क्यों? क्योंकि जॉर्ज पंचम का विरोध करना माने इंग्लैंड के राजा का विरोध करना, माने हिंदुस्तान के भी राजा का विरोध करना, क्योंकि हम इंग्लैंड के गुलाम थे। तो यह दुर्घटना हुई थी 1911 में। यह दुर्घटना चूंकि 1911 में हुई तो मेरे जैसे आदमी के मन में शंका का समाधान हो गया, क्योंकि हम 1911 में गुलाम थे। हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज इसलिए हुआ कि उन्होंने इंग्लैंड के राजा को काले झंडे दिखाए। हिंदुस्तान में लोकमान्य तिलक और उनके साथी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज इसलिए हुआ कि उन्होंने जॉर्ज पंचम का विरोध किया और जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा होने के साथ साथ भारत का भी राजा था। तो यह दुर्घटना 1911 में हुई तो मुझको समझ में आता है। लेकिन वही दुर्घटना अगर आजादी के 50 साल के बाद 1997 में भी हो तो मन में प्रश्न उठता है। 1911 में जॉर्ज पंचम बिना वीजा के आया क्योंकि वो इस देश का मालिक था, लेकिन 1997 रानी एलिजाबेथ बिना वीजा के क्यों आई?
अंग्रेजों का राजा जॉर्ज पंचम आया, बिना वीजा के तो समझ में आता, लेकिन आजादी के 50 साल के बाद भी इंग्लैंड की रानी हिंदुस्तान में बिना वीजा के आती है, यह बात समझ में नहीं आई। हमारे देश में आजादी बचाओ आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन जैसे कई संगठनों ने रानी की यात्रा का विरोध किया, तो हमारे साथ भी वही दुर्घटना हुई जो 1911 में लोकमान्य तिलक और उनके साथियों के साथ हुई थी। बहुत सारे नौजवान क्रांतिकारियों पर रानी के आने के विरोध में जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, और न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया बल्कि जेलों में बंद कर दिया गया। अमृतसर में बहुत सारे सिख नौजवान थे जिन्होंने रानी को काले झंडे दिखाए, तो पुलिस ने उनको बंद कर दिया। और यह दुर्घटना हो रही थी आजादी के 50 साल में, और हमारी सरकार रानी के प्रोटेक्शन में इस तरह से लगी हुई थी जैसे जॉर्ज पंचम के प्रोटेक्शन में 1911 में कभी यह हुआ होगा। तो यह जो दुर्घटना हुई हमारे देश में, इस दुर्घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, यह जानना चाहिए। हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास शुरू किया। मेरे एक वकील दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भारत में ब्रिटेन की महारानी आए और उसको बिना वीजा के भारत में घुसने की परमिशन मिले, इस बात की कोई लीगल वैलिडिटी है क्या? तो उस वकील ने मुझे कहा कि हां राजीव भाई, इस बात की पूरी लीगल वैलिडिटी है कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उन वकील से कहा कि यह सिर्फ एक स्थिति में होता, ऐसी लीगल वैलिडिटी एक ही स्थिति में होती है, और वह स्थिति क्या होती है कि मान लीजिए आप जब हिंदुस्तान से अमेरिका जाएं या इंग्लैंड जाएं या फ्रांस जाएं या किसी भी देश में जाएं और वापस अपने देश में लौटें, तो आपको वीजा नहीं पूछा जाएगा, आपका पासपोर्ट भी चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप अपने ही देश में वापस लौट रहे हैं। तो आप जिस देश के नागरिक हैं, उसी देश में जब आप वापस लौटते हैं तो आपको ना तो वीजा पूछा जाता है ना पासपोर्ट पूछा जाता है। तो मैंने मेरे वकील दोस्त से कहा कि ब्रिटेन की रानी को अगर वीजा नहीं पूछा गया, पासपोर्ट नहीं पूछा गया, तो मैं ये मानूं क्या कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है? तो उन्होंने कहा कि हां ऐसा है। तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तो मैंने कहा कि अगर ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है और इस बात की लीगल वैलिडिटी है, तो हमारी आजादी का मतलब क्या है? एक तरफ हम कहते हैं आजादी के 50 साल, एक तरफ हम कहते हैं भारत की स्वर्ण जयंती आजादी की, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की अगर नागरिक है, तो इस आजादी का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हमें आजादी नहीं मिल पाई है अभी तक। तो मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, एक कानून है, उसको अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भारत अभी तक आजाद नहीं हुआ है। तो मैंने कहा वो कौन सा कानून है? तब उन्होंने मुझे बताया कि 1947 के साल में एक कानून बना था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और यह कानून बना था 4 जुलाई 1947 को, माने 15 अगस्त से लगभग 10-15 दिन पहले। तो यह कानून बना था हमारे देश में आजादी के पहले, और इस कानून का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उस कानून के आधार पर ब्रिटेन की महारानी अगर हिंदुस्तान में आएगी तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि वो कानून आप मुझे दे सकते हैं पढ़ने के लिए? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो उसकी कॉपी नहीं है। तो मैंने कहा कहां से मिलेगी? तो उन्होंने कहा कोशिश करो भारत की संसद की लाइब्रेरी में मिल जाए, तुमको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मिल जाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं मिल पाई। फिर दूसरी एक कोशिश की तो उसमें थोड़ी सफलता मिली। उस कानून की फोटोकॉपी लंदन से आई, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो वहां से वो कॉपी आई और सबसे पहले हम लोगों ने वो कानून को पढ़ने की कोशिश की। तो उसमें लिखा हुआ है, पूरे कानून की बातें 70-80 पन्नों में हैं, लेकिन कानून के प्रियम्बल में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है
एक वाक्य लिखा है 4 जुलाई 1947 को पारित हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, और यह कानून पारित क्यों किया गया है? भारत की आजादी के लिए यह कानून पारित किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। माने हमको आजादी मिल रही है तो हमारी आजादी का कानून विदेशी संसद में पारित हुआ है, और अगर हमारी आजादी का कानून एक विदेशी संसद ने पारित किया है तो वो विदेशी संसद अगर उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का क्या होगा? क्योंकि जो संसद कानून पारित करती है वही संसद उस कानून को वापस भी ले सकती है। तो मान लीजिए 4 जुलाई 1947 को वो कानून पारित हुआ है लंदन में, तो कल को वो लंदन की पार्लियामेंट से वापस हो जाए तो हमारी आजादी के सामने पूरा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दुर्भाग्य हमारा आपका जानते हैं क्या है कि हम आजाद भी हुए हैं तो ये कानून अंग्रेजों ने तय किया है, हमने तय नहीं किया है। हमारी आजादी के बारे में हमने तय नहीं किया। वो कानून क्या है? 4 जुलाई 1947 को लंदन की पार्लियामेंट में जो कानून पारित हुआ है उसके प्रियम्बुल में एक वाक्य लिखा हुआ है। उस वाक्य का अंग्रेजी में क्या भाषांतर है? आफ्टर 15th August 1947, India and Pakistan will be two dominion states. 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। डोमिनियन स्टेट्स का माने क्या होता? दुनिया के किसी भी देश की डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए तो उसका एक ही मतलब होता है। डोमिनियन स्टेट्स का माने एक बड़े राज्य के अधीन कोई छोटा राज्य। तो हम 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और चूंकि हम डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो हैं किसके हम डोमिनियन स्टेट्स? यूनाइटेड किंगडम के या कॉमनवेल्थ के। तो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हैसियत क्या बनी है? हमारी हैसियत बनी है कि हम यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम के बनाए गए कॉमनवेल्थ के डोमिनियन स्टेट्स हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट नेशन। और अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है तो बात समझ में आती है कि आज भी ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी है, क्योंकि हम डोमिनियन स्टेट्स हैं। और यह बात अगर 4 जुलाई 1947 के कानून से है तो मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न आजकल जो उठ रहा है वो ये कि 50 साल से इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। यह बात तो हिंदुस्तान की संसद में आनी चाहिए थी। शायद पिछले साल आपने देखा होगा 14 अगस्त की रात को 12 बजे भारत की संसद में एक संयुक्त अधिवेशन हुआ। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो बात भारत की संसद में आनी चाहिए कि हम 50 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट नेशन। तो हम इंडिपेंडेंट नेशन कब बनेंगे? कितने साल और लगेंगे उसमें? और अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है तो फिर आजादी की ये स्वर्ण जयंती क्यों मना रहे हैं? किसके गले पे तमाचा मार रहे हैं? और वो बात जब समझ में आई तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रानी अगर आएगी हिंदुस्तान में तो बिना वीजा बिना पासपोर्ट के ही आएगी, क्योंकि आप उनके डोमिनियन स्टेट्स हैं। और इस बात को आप एक दूसरी जगह और देख सकते हैं। जो लोग यहां बैठे हैं इस सभा में, अगर वो वकील हों और वकालत करते हों तो आप भारत के संविधान को उठाकर देखिए। भारत के संविधान में कहीं भी इंडिया एज ए नेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है, हर जगह स्टेट शब्द इस्तेमाल किया गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पूरे संविधान में भारत के लिए नेशन नाम का शब्द नहीं है, हर जगह इंडिया स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो हम सिर्फ एक राज्य बनकर रह गए हैं, राष्ट्र बन नहीं पाए हैं। कानूनी रूप से हमारी ये हैसियत है।
तो इसलिए रानी अगर आती है तो उसका स्वागत करना हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, उसका स्वागत करना हमारे राष्ट्रपति का कर्तव्य है। और इसी के साथ एक दूसरे सवाल का जवाब भी हमको मिला कि जब रानी आई थी तो भारतीय सरकार ने रानी के सम्मान के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में क्या हुआ था, ब्रिटेन की रानी का नाम ऊपर छापा गया था, राष्ट्रपति का नाम नीचे छापा गया था। हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, यह आप जान लीजिए। राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी नाम नहीं होता और कोई भी निमंत्रण पत्र अगर छापना हो, कोई भी पत्रक छापना हो जिसमें किसी विदेशी अतिथि के साथ राष्ट्रपति का नाम देना हो, तो नियम यह है कि राष्ट्रपति का नाम हमेशा ऊपर होता है, बाहर से आने वाले अतिथि का नाम या तो बराबर में होता है या नीचे होता है। लेकिन ब्रिटेन की रानी का नाम राष्ट्रपति के नाम के ऊपर छापा गया और भारत सरकार ने इस बात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपा भी था। एक पत्रकार ने पूछा था भारत सरकार के प्रवक्ता से कि यह ब्रिटेन की रानी का नाम ऊपर छापा गया और भारत के राष्ट्रपति का नाम नीचे छापा गया, यह कहीं गलती से तो नहीं हुआ? तो भारतीय सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि यह जानबूझकर छापा गया है, माने गलती नहीं हुई है, जानबूझकर छापा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी आपकी महारानी है, इसलिए उसका नाम हमेशा राष्ट्रपति के नाम के ऊपर जाएगा, आपके राष्ट्रपति का नाम उससे नीचे जाएगा। हमारे देश में एक कानून है, जानते हैं क्या है? अगर आप राष्ट्रपति का अपमान करें तो आपको जेल हो जाएगी, यह कानून है। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती इस देश में, और अगर आपने टिप्पणी की तो आपको जेल हो जाएगी। क्यों हो जाती है? कानून यह कहता है कि राष्ट्रपति की मान्यता सर्वोच्च है, उनका अपमान नहीं कर सकता कोई। लेकिन खुद भारत सरकार ने राष्ट्रपति का अपमान किया और उस सरकार को जेल में होना चाहिए था। पूरे देश में खामोशी, और इस बात की नोंद हमारे देश के किसी भी कोर्ट ने नहीं ली। मैं महीनों महीनों इंतजार करता रहा कि यह कोई छोटी दुर्घटना नहीं है, शायद हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट या हिंदुस्तान का कोई हाई कोर्ट या हिंदुस्तान की कोई अदालत इस बात की जानकारी लेकर कोई एक केस फाइल करेगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे मन में ऐसा आता था कि यह इतना बड़ा प्रश्न है कि हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां इस सवाल को उठाकर पूरे देश में हंगामा करेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से सब राजनीतिक पार्टियों के नेता रानी के साथ फोटो खिंचवाने में दिल्ली में मस्त थे। उनको यही चिंता थी कि हमारा फोटो रानी के साथ कैसे खींचा जाए। इस देश के नेताओं की मानसिक गुलामी का इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा कि जिस देश को अंग्रेजों ने 250 साल गुलाम बनाया, जिन अंग्रेजों ने हमको बर्बाद कर दिया सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन अंग्रेजों की रानी के साथ हमारे देश के नेता फोटो खिंचवाने में मस्त हैं और किसी को लगता नहीं कि यह राष्ट्रीय अपमान की बात है। और यह दुर्घटना नहीं हुई होती तो हमारे जैसे लोगों को भी पता नहीं चलता कि आज तक हम डोमिनियन स्टेट्स हैं। और उससे भी ज्यादा खराब मुझे एक चीज और लगी कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत गाया गया था। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिखा गया था। उस गीत का नाम है जन गण मन अधिनायक जय हे। इसका मतलब जानते हैं क्या होता? जन गण मन अधिनायक माने हिंदुस्तान की जनता के मनों के, हिंदुस्तान के गणों के अधिनायक, सुपर हीरो, तुम्हारी जय हो। जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। माने जो देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जो जॉर्ज पंचम, और जिस जॉर्ज पंचम की सरकार से पूरा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया गया, उसके स्वागत में कोई गीत लिख रहा है, कह रहे हैं भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंद, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिरंग। माने जिस देश में पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, मराठा है, इतनी बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं हैं, उनके नाम लेते हुए ऐसी नदियां हैं, उन सबकी तरफ से तब शुभ आशीष मांगे, हम तुम्हारे लिए आशीष मांग रहे हैं।
दुआएं कर रहे हैं। गाए तब जय गाथा, तुम्हारी ही जय के गीत गा रहे हैं हम। जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, माने तुम भारत के भाग्य विधाता हो, तुम्हारी मंगल कामनाएं करते हुए हम ये गीत गा रहे हैं। ऐसी चाट